हाँ जी, मार्जिनल कॉस्टिंग पढ़ रहे थे और अब हम लोग पढ़ने जा रहे हैं उसी में ही एप्लीकेशन ऑफ मार्जिनल कॉस्टिंग। अपने क्वेश्चंस प्रैक्टिस कर लिए थे, सारी चीजें कर ली थी। एक और क्वेश्चन भी मैंने आपको कराया था कि आपको दिमाग में रखना है कि पीवी रेशियो का फॉर्मूला चेंज इन प्रॉफिट अपॉन चेंज इन सेल्स होता है। और मैंने आपको एक होमवर्क दिया था, शायद मेरे को ऐसा कुछ कुछ याद आ रहा है। होमवर्क था कि नहीं? क्वेश्चंस प्रैक्टिस करने थे 3 से 4 बार। अच्छा, आपको याद ही नहीं था? क्वेश्चंस कर लिए हैं? नहीं करें तो आज कर लीजिएगा, ठीक है? टाइम निकाल के देखो, कम से कम 3 4 बार करने पड़ते हैं। ठीक है, तो एक ही अटेम्प्ट में कर लो तो अच्छा रहता है। क्यों 3 4 अटेम्प्ट लगा के रिवीजन हुए? एक अटेम्प्ट में हो जाए, बढ़िया रहेगा। ठीक है, चलो इसी टॉपिक को आगे बढ़ाते हैं, मार्जिनल कॉस्टिंग को। अब टॉपिक आ रहा है एप्लीकेशंस ऑफ मार्जिनल कॉस्टिंग, यानी मार्जिनल कॉस्टिंग कहाँ कहाँ पे अप्लाई होता है, कैसे अप्लाई होता है। पढ़िएगा जरा। प्रॉफिट प्लानिंग। अगर हमें अपना प्रॉफिट प्लान करना हो, जैसे फॉर एग्जाम्पल हमने सोचा कि हमें 10,000 का डिजायर्ड प्रॉफिट कमाना है, 10,000 रुपए का प्रॉफिट कमाना है। ऐसे में क्या हम प्रॉफिट की सोच से सेल की फिगर निकाल सकते हैं? मान लो हमने सोचा कि हमें इतने रुपए का प्रॉफिट कमाना है, तो क्या हम ये निकाल सकते हैं कि कितने रुपए की सेल करनी पड़ेगी? मार्जिनल कॉस्टिंग का यूज करके निकाल सकते हैं। एक फॉर्मूला सीखा था आपने, कौन सा? रिक्वायर्ड सेल्स इज इक्वल टू फिक्स कॉस्ट प्लस डिजायर्ड प्रॉफिट अपॉन पीवी रेशियो इनटू 100। तो इसका मतलब अगर हमें प्रॉफिट की प्लानिंग करनी हो उसमें भी मदद करता है। इसके अलावा अगर कोई आपसे कहे कि हम अपना प्रॉफिट बढ़ाना चाहते हैं, हमने पिछले साल मान लो 1 लाख रुपए का प्रॉफिट कमाया था, इस साल हम ज्यादा कमाना चाहते हैं, आप उसको क्या एडवाइस करोगे? वो अपने साथ ऐसा क्या करे कि उसका प्रॉफिट बढ़ जाए? देखो, प्रॉफिट कैसे बनता है मैं आपको समझाता हूं। प्रॉफिट के लिए आप जानते हो, सेल में वेरिएबल कॉस्ट माइनस करते हैं कंट्रीब्यूशन आता है, फिक्स कॉस्ट माइनस करते हैं प्रॉफिट आता है। और सेल बनता है जो आपका यूनिट जितनी सोल्ड हुई इनटू सेलिंग प्राइस पर यूनिट, ऐसे ही तो बनता है, सेलिंग प्राइस पर यूनिट। वो कह रहा है हम अपना प्रॉफिट अगले साल बढ़ाना चाहते हैं, ऐसे में जरा एडवाइस करना, वो अपनी जो यूनिट सोल्ड जितनी करता है, वॉल्यूम जो है, उसको बढ़ाने में फोकस करे कि कम करने में? बढ़ाने में, तो प्रॉफिट बढ़ सकता है। और कैसे बढ़ सकता है? सेलिंग प्राइस पर यूनिट अगर बढ़ा सकता हो तो बढ़ा ले। अगर बढ़ा सकता है, अगर उसको लग रहा है कि उसके बाद भी उसका प्रोडक्ट बिकेगा, कॉम्पिटिटिव प्रोडक्ट है, बढ़ा लेगा, सेलिंग प्राइस मार्जिन बढ़ जाएगा। और कैसे बढ़ सकता है? वेरिएबल कॉस्ट में क्या कर ले ऐसा, कोशिश करे वेरिएबल कॉस्ट कम करने की। वेरिएबल कॉस्ट कम हो सकती है क्या? आप पता करिए, और मार्केट में आपका रॉ मटेरियल कहाँ मिल सकता है, क्या उससे कम रेट पे कहीं मिल सकता है सेम क्वालिटी का? अगर मिल सकता है कम कर लीजिए। फिक्स कॉस्ट में क्या कर ले? फिक्स कॉस्ट नॉर्मली तो वही रहती है, चेंज नहीं होती। लेकिन तब भी अगर आप बहुत ध्यान करें तो मान लीजिए आपने इतनी बड़ी फैक्ट्री ले रखी है, आपको लग रहा है यार इतनी बड़ी फैक्ट्री की जरूरत ही नहीं है, काम तो मेरा केवल इतने में चल जाएगा, इतने पोर्शन में ही काम चल जाएगा, ये फालतू की जगह है। तो आप उतनी फालतू की जगह या तो पूरी फैक्ट्री छोड़ के दूसरी फैक्ट्री रेंट पे ले लो, रेंट कम हो जाएगा। या आपको लग रहा है आपने अपने यहाँ प्रोडक्शन के 3 4 मैनेजर रख रखे हैं, स्टाफ की निकाल दो स्टाफ को, अगर आपको जरूरत नहीं लग रही है, फिक्स कॉस्ट कम हो सकती है, प्रॉफिट बढ़ जाएगा अगर पॉसिबल है तो। चलिए देखते हैं। प्रॉफिट प्लानिंग इज द प्लानिंग ऑफ फ्यूचर ऑपरेशंस। फ्यूचर भविष्य में क्या करना है उसकी प्लानिंग करें, क्यों? टू अटेन मैक्सिमम प्रॉफिट, ज्यादा से ज्यादा प्रॉफिट कमाने के लिए, और या फिर मेंटेन करने के लिए एक स्पेसिफाइड लेवल ऑफ प्रॉफिट, कि चलो ज्यादा नहीं कमा पाएंगे लेकिन जो पिछले साल हुआ 1 लाख उतना ही मेंटेन करने के लिए इस साल हमें क्या करना पड़ेगा। प्रॉफिट परफॉर्मेंस ऑफ ए बिजनेस कैन बी इम्प्रूव बाय द फॉलोइंग वेज। कैसे कैसे बढ़ सकती है हमारी प्रॉफिट परफॉर्मेंस? बाय इंक्रीजिंग वॉल्यूम, वॉल्यूम मतलब सेल की क्वांटिटी बढ़ाने पे फोकस कर लीजिए, उससे प्रॉफिट बढ़ जाएगा। सेलिंग प्राइस इंक्रीज करके बढ़ सकता है। वेरिएबल कॉस्ट कम होकर के प्रॉफिट बढ़ सकता है, फिक्स कॉस्ट कम होकर के। तो जो भी पॉसिबल है उन सब के लिए मेहनत करिए, आपका प्रॉफिट अपने आप बढ़ने लगेगा। दूसरा कहाँ यूज हो सकता है? इवेल्युएशन ऑफ परफॉर्मेंस। देखिए, मान लीजिए मैं अपने यहाँ अलग अलग प्रोडक्ट्स बनाता हूँ, मैं अपने यहाँ ये पेन भी बनाता हूँ, ये कैलकुलेटर भी बनाता हूँ, तो क्या मैं दोनों का सेम एक साथ प्रॉफिट जानना चाहूंगा कि अलग अलग भी जानना चाहूंगा? अलग अलग भी जानना चाहूंगा। क्या मार्जिनल कॉस्टिंग की मदद से हम अपनी परफॉर्मेंस अलग अलग पता कर सकते हैं?
पता कर सकते हैं, अलग अलग दोनों की सेल अलग निकालो, वेरिएबल कॉस्ट अलग लो, फिक्स कॉस्ट एलोकेट कर लो, अपने आप ही आपको प्रॉफिट पता चल जाएगा। पढ़ के देखते हैं। अ कंपनी इज डिजायरस ऑफ नोइंग द परफॉर्मेंस ऑफ ईच प्रोडक्ट सेगमेंट मार्केट एक्सेट्रा। हर एक कंपनी हर एक प्रोडक्ट वगैरह की सेपरेट परफॉर्मेंस जानना चाहती है। This can be evaluated by means of CVP analysis, cost volume profit analysis, या जिसको आप कंट्रीब्यूशन अप्रोच भी बोलते हैं। सभी का अलग अलग कंट्रीब्यूशन निकालते जाएं, अपने आप आपको परफॉर्मेंस पता चलती जाएगी। प्रोडक्ट वाइज निकाल लीजिए, किसी ने मना थोड़ी ना किया। इट हेल्प्स द कंपनी टू टेक डिसीजन दैट विल मैक्सिमाइज प्रॉफिट। आपको जो प्रोडक्ट ज्यादा प्रॉफिटेबल दिख रहा है उस पर ज्यादा फोकस करिए। देखिए, एक नॉर्मल इंसान, सपोज कर एक शॉप है, उसमें काफी सारे प्रोडक्ट्स बिकते हैं, बहुत सारे प्रोडक्ट्स जो हैं वो बेचता है। क्या उसमें सारे प्रोडक्ट्स में उसका मुनाफा सेम होता होगा? नहीं, कुछ में ज्यादा होता होगा, कुछ में कम होता होगा। तो जिसमें मुनाफा ज्यादा है उस पर ज्यादा फोकस करिए उसको बेचने का। फॉर एग्जाम्पल, हो सकता है आप एक पेन बेचते हो एक दिन में तो आप 100 रुपए कमाते हो एक पेन पे। वहीं पे अगर आप टीवी भी का भी व्यापार है, एक टीवी में हो सकता है एक बार में 1000 रुपए कमा लेते हो। तो टीवी बेचने पे ज्यादा फोकस करिए। ठीक है। तीसरा बहुत इंपॉर्टेंट है, इस पे प्रैक्टिकल क्वेश्चन मिलने की 99% संभावना हमेशा रहती है। कॉन्सेप्ट है मेक और बाई डिसीजन का। प्रैक्टिकल जीवन से भी मिलता जुलता आजकल जो सिनेरियो चल रहा है वो, बहुत से लोग ये डिसीजन पे जाते हैं, मेक और बाई डिसीजन। नाम से क्या समझ में आ रहा है? मेक और बाई मतलब या तो बना लें या खरीद लें। चलिए सुनिए, समझिए। कोई भी ऑर्गेनाइजेशन जो मैन्युफैक्चरिंग कर रही है, मान लो मेरी ऑर्गेनाइजेशन है, मैं बनाता हूँ एसी, तो एसी बनाता हूँ, एसी के साथ उसका रिमोट बनाता हूँ, और भी जो चीजें लगती हैं वो बनाता हूँ, जो भी पार्ट्स वगैरह बटन्स वगैरह जो भी लगते हैं। पूरी फैक्ट्री लगा रखी है बढ़िया। मेरे को किसी ने ऑफर दिया कि सर आप रिमोट खुद का क्यों बनाते हो, आप एक काम करा करो ना सर, रिमोट हमसे खरीद लिया करो और अपने एसी में पैक करके साथ में एसी बेच दिया करो। रिमोट बनाने में आप क्यों मेहनत करते हो? जो आपका टाइम बचेगा, जो आपकी मैन पावर बचेगी, उससे एसी और बना लो, उसको कहीं और यूज कर लो। मेरे को बात तो सही लग रही है, क्योंकि मेन इंसान रिमोट के लिए एसी नहीं खरीदता। रिमोट तो खराब भी हो जाए तो जाकर के 100-200 का बाहर मिल जाएगा। तो मेरे को लग रहा है यार ठीक कह रहा है वो कंपोनेंट, ये जो कंपोनेंट है रिमोट बनाने वाला, हम क्यों ये अपनी सिरदर्दी लें, इसको आउटसोर्स कर देते हैं। वो हमको रिमोट देता रहेगा जो मेरे एसी में फिट होकर के चल जाए। और साथ साथ ये भी मैं बोल देता हूँ कि उसमें नाम मेरा ही प्रिंट होना चाहिए। तो नाम मेरा ही प्रिंट होगा। जैसे आप बहुत सारा प्रोडक्ट खरीदते हैं, आप मोबाइल फोन खरीदते हैं, ठीक है ना। अब मोबाइल फोन के साथ जो भी चीजें आती हैं, क्या कंपनी सारी चीजें खुद ही मैन्युफैक्चर करती है? बैटरी से लेकर के सब कुछ, क्या हैंड्स फ्रीज वगैरह तो अब चलो नहीं देते हैं, लेकिन क्या ये सब आप चार्जर वार्जर वो सब खुद ही मैन्युफैक्चर कर रही है क्या कंपनी? नहीं, बहुत सारी चीजें आउटसोर्स कर देती है, ताकि वो अपने मेन प्रोडक्ट पे ध्यान दे पाए, वो जो टाइम सेव हो, वो जो खोखट बचे उससे सेल पे ध्यान दे पाए और चीजों पे ध्यान दे पाए। तो बहुत सारी कंपनियां आजकल ये करने लगे, आउटसोर्स करने लगे। बट हमें अपना यहाँ पे कैसे डिसीजन लेना होगा, कैसे क्वेश्चन आएगा, जरा सुनिए। हमें मेक की कॉस्ट दी होगी कि अगर हम ये कंपोनेंट, मान लो ये रिमोट खुद बनाए तो मान लो 200 रुपए का पड़ता है मेक, और बाई के लिए हमें प्राइस दिया होगा कि सामने वाला सप्लायर कह रहा है कि यही रिमोट हम आपको 180 रुपीज का दे देंगे। अब मेरे सामने डिसीजन होगा कि मैं बनाऊंगा तो 200 रुपए का रिमोट मेरी कॉस्टिंग आती है बनाने की, खुद बनाऊंगा तो। और इससे बढ़िया अगर किसी और से रिमोट ले करके एसी में रख करके बॉक्स के अंदर बेच दूं तो 180 का मिल जाएगा। अब मेरे से कहेगा सिर्फ इतना बता दो, मेक और बाई। एक ऑप्शन मेक की बाई, क्या लग रहा है आपको? बाई। क्यों बाई? जाहिर सी बात है, कॉस्टिंग कम है। हमारे बनाने की कॉस्टिंग 200 आ रही थी, खरीदने में कॉस्टिंग 180 पड़ रही, तो हम बाई करेंगे। इसी का जस्ट उल्टा कर दें, वो कह रहा है सर हम आपको 250 का देंगे और हमारी बनाने की कॉस्ट 200 आ रही है, ऐसे में हम क्या करें? मेक करेंगे। तो इस तरीके के क्वेश्चन आएंगे इस पे। पढ़ते हैं, फिर आपसे क्वेश्चन करवाऊंगा, पढ़िएगा। व्हेन द मैनेजमेंट फेसेस द प्रॉब्लम दैट, कैसी प्रॉब्लम? वेदर इट वुड बी इकोनॉमिकल टू परचेज अ कंपोनेंट। मैनेजमेंट के सामने प्रॉब्लम है कि क्या क्या इकोनॉमिकल पड़ेगा, परचेज कर लें कंपोनेंट और अ प्रोडक्ट फ्रॉम आउटसाइड, और मैन्युफैक्चर कर लें इंटरनली। ऐसे केसेस में मार्जिनल कॉस्ट एनालिसिस उसकी बहुत मदद करती है।
पहले क्वेश्चन करेंगे, बची हुई थ्योरी बाद में पढ़ेंगे। ये हमारे सामने क्वेश्चन है, आंसर कोई नहीं देखेगा, ठीक है, हम लोग अपना दिमाग लगाएंगे। पढ़िएगा। अ टीवी मैन्युफैक्चरिंग कंपनी, कंपनी टीवी बनाती है, finds that while it cost, जो नीचे दी हैं, to make component X, कह रहे कंपोनेंट है, एक रॉ मटेरियल मान लो, रिमोट मान लो, X बनाने की कॉस्ट जो नीचे दी है वो आती है। इसके अलावा सेम इज अवेलेबल इन द मार्केट एट ₹5.75 ईच। अगर खुद ना बनाए तो मार्केट में हम खरीद भी सकते हैं वो कंपोनेंट को, ₹5.75 में मार्केट में अवेलेबल है, विथ ऑल एश्योरेंस ऑफ कंटिन्यूड सप्लाई। मतलब जितना चाहिए उतना मिलता रहेगा, कोई दिक्कत नहीं, कंपोनेंट की कमी नहीं होगी, ₹5.75 मार्केट में अवेलेबल है। ब्रेकडाउन ऑफ कॉस्ट, जो हम अपना खुद बना रहे हैं, हमारा बनाने का जो भी खर्चा आता है, मटेरियल 2.75 का लगता है, लेबर 1.75 की, वेरिएबल ओवरहेड 50 पैसे के, डेप्रिसिएशन एंड अदर फिक्स कॉस्ट 1.25, टोटल 6.25। पहला ए पार्ट पढ़िए, शुड द कंपनी मेक और बाई द कंपोनेंट। आपके सामने ये डेटा है, आंसर मत पढ़िएगा, अपना दिमाग लगा करके, बहुत सिंपल सा है। खरीदते हैं तो 5.75 का है और बनाने की ये आपको कॉस्टिंग दी हुई है। बताइए क्या करें, मेक और बाई। बाई वाले कितने, बनाने में 6.25 का है और मेक करने में यानी 6.25 का, बाई करते हैं तो 5.75 का। क्या कहते हैं, मेक की बाई। बाई वाले कितने, अच्छा बाई भी बोल रहे हैं कुछ बच्चे, और मेक वाले कितने। ओके, जरा सुनिए ध्यान से समझिए। जब भी हम बात करते हैं मेक और बाई डिसीजन की, तो हमेशा किसी कंपोनेंट की करते हैं, पूरे प्रोडक्ट की नहीं करते। पूरे प्रोडक्ट की कर दी तो फैक्ट्री हम बंद करके बैठ जाएंगे, किसी और से लेकर के माल बेचने लगेंगे। हम पूरा टीवी नहीं खरीद के बेचेंगे। अगर पूरा ही टीवी किसी और से बनवाने लग गए तो हमारी तो फैक्ट्री बंद हो जाएगी ना। 1 साल बाद वही ओवरटेक कर लेगा, वो हमको देना बंद कर देगा, मार्केट से आउट हो चुके होंगे। तो हम कंपोनेंट की बात करते हैं। अब वो कंपोनेंट आप खुद बनाइए या खरीदिए, इससे आपकी फिक्स कॉस्ट खत्म नहीं होगी। फिक्स कॉस्ट तो जो रहेगी वो तो रहेगी ही रहेगी, फैक्ट्री थोड़ी ना पूरी बंद कर रहे हैं, फिक्स कॉस्ट तो वही रहने वाली है। यानी जब भी मेक और बाई का डिसीजन होता है तो हम लोग फिक्स कॉस्ट को इग्नोर करते हैं, केवल मार्जिनल कॉस्ट यानी वेरिएबल कॉस्ट पे डिसीजन होता है। दैट मींस हम अपने बनाने की कॉस्ट में ये जो डेप्रिसिएशन एंड अदर फिक्स कॉस्ट है ये नहीं जोड़ेंगे, केवल मटेरियल जोड़ेंगे, लेबर जोड़ेंगे, वेरिएबल ओवरहेड जोड़ेंगे। इन तीनों को जरा जोड़ के बताओ कितनी बनाने की कॉस्ट हुई। ₹5। अब कंपेयर करो, ₹5 बनाने में लगता है और वो दे रहा है 5.75 का। अब बताओ, मेक, बिल्कुल सही, मेक करना पड़ेगा। पढ़ के देखते हैं। मार्जिनल कॉस्ट निकाली गई प्रोडक्ट की ₹5 आई यानी वेरिएबल कॉस्ट, और ए ऑप्शन में क्या लिखा, मतलब ए आंसर, परचेज कॉस्ट अब कंपोनेंट की है ₹5.75। देयरफॉर ये रिकमेंडेड है कि ऊपर वाला कंपोनेंट आप मैन्युफैक्चर करिए कंपनी में, सिंस उसकी बनाने की कॉस्ट कम है ₹5, इज लेस देन दी परचेज कॉस्ट। बी ऑप्शन, मतलब एक और बी क्वेश्चन भी है, व्हाट शुड बी योर डिसीजन इफ सप्लायर ऑफर्ड कंपोनेंट एट 4.85 ईच। कह रहे अगर वो 5.75 में ना देके 4.85 में देने के लिए तैयार हो जाए, आप क्या करें। बाई कर लेंगे, ₹5 बनाने की लागत है, वो दे रहा है 4.85 में, तो बाई कर लेंगे। आंसर पढ़ते हैं, इन द इवेंट ऑफ परचेज कॉस्ट ऑफ 4.85 ईच being less than the marginal cost of 5, it is recommended that the component be brought from the supplier। क्यों, इससे आपको 15 पैसे की सेविंग होने वाली है, और जो स्पेयर कैपेसिटी बचे, जब कंपोनेंट बनाना कम कर दोगे तो जो स्पेयर कैपेसिटी बचे उसको आप किसी और पर्पसेस के लिए यूज कर लेना, ठीक है ना। उससे और मेन जो प्रोडक्ट है उस पर ध्यान ज्यादा दे देना, वो 4 एसी और बन जाएंगे, 4 टीवी और बन जाएंगे। कुल मिलाकर के आपको एक बात ध्यान रखनी है, एग्जाम में मेक और बाई के ऊपर जब भी या तो थ्योरी क्वेश्चन आएगा या प्रैक्टिकल क्वेश्चन आएगा, जब भी आए तो मेक और बाई डिसीजन के लिए फिक्स कॉस्ट को नहीं लिया जाता, केवल वेरिएबल कॉस्ट के बेसिस पे डिसीजन होता है। बनाने की वेरिएबल कॉस्ट को हम कंपेयर करते हैं खरीदने की जो कॉस्ट दी हुई होती है। अगर बनाने की वेरिएबल कॉस्ट कम होती है तो हम कहते हैं बना लो खुद, खरीदने से अच्छा है खुद बना लो। लेकिन अगर बनाने की वेरिएबल कॉस्ट ज्यादा है तो हम कहते हैं खरीद लो, बाई कर लो। अब पढ़िए ऊपर थ्योरी।
when the management faces the problem that whether it would be economical to purchase a component or a product from outside or to manufacture it internally, marginal cost analysis renders useful assistance। कह रहे हैं जब मैनेजमेंट के सामने ऐसी दिक्कत है कि कोई कंपोनेंट उसको सस्ता पड़ेगा खरीदने में या बनाने में, तो मार्जिनल कॉस्ट एनालिसिस उसकी मदद करता है। अच्छा, कैसे करना होगा? सिंस फिक्स कॉस्ट रिमेन सेम whether you purchase from outside or manufacture it internally, therefore decision to make or buy will depend upon the, underline कर लीजिए, decision to make or buy will depend only on marginal cost, variable cost, fixed cost को इग्नोर मारते हैं। component should be purchased from outside, तभी खरीदे जब बाहर से, जब उसकी मार्जिनल कॉस्ट ज्यादा हो, बनाने की कॉस्ट ज्यादा हो एज कंपेयर टू परचेज प्राइस। तो बनाने की कॉस्ट अगर ज्यादा है, परचेज प्राइस कम है, तो बाई करिए, और अगर परचेज प्राइस ज्यादा है, बनाने की कॉस्ट कम है, परचेज प्राइस ज्यादा है, बनाने की कॉस्ट कम है, क्या करिए? ठीक है, क्लियर, समझ गए? उल्टा तो नहीं कराओगे एग्जाम में? ओके। अगला है क्लोजर ऑफ ए डिपार्टमेंट और डिसकंटिन्यूएशन ऑफ ए प्रोडक्ट। मान लो आप अलग अलग प्रोडक्ट्स बनाते हो, काफी तरीके के प्रोडक्ट्स बनाते हो या खरीद के बेचते हो, कोई भी व्यापार है आपका, उसमें जब आपने सबकी परफॉर्मेंस निकाली तो कुछ प्रोडक्ट ऐसे थे जो आपको लॉस दे रहे थे, जिनमें बनाने में नुकसान हो रहा था, प्रॉफिट की जगह लॉस हो रहा था। ऐसे प्रोडक्ट को क्या कर देना चाहिए? सपोज करो, मैं आपको एग्जांपल देता हूं, मान लो मैं पेन भी बनाता हूं, कैलकुलेटर भी बना के बेचता हूं। पेन बनाने में इस साल 5 करोड़ का प्रॉफिट हुआ और कैलकुलेटर में 1 करोड़ का लॉस हुआ। अब लोग कैलकुलेटर नहीं खरीदते, लोग मोबाइल पे कैलकुलेशन कर लेते हैं। ठीक, तो कैलकुलेटर में 1 करोड़ का लॉस है, पेन में 5 करोड़ का प्रॉफिट है। मैंने पूरी कोशिश करी कि कैलकुलेटर में किसी तरीके से प्रॉफिट आ जाए, दिख ही नहीं रहा है कि कैलकुलेटर में प्रॉफिट हो पाएगा। मैं ऐसा क्या करूं, मैं ऐसा क्या करूं कि इस 1 करोड़ के नुकसान से बच जाऊं? बंद कर दो बनाना। कौन कह रहा है दुनिया में सारे काम करने? आपको नहीं अच्छा लग रहा है, कैलकुलेटर प्रॉफिट नहीं है, बंद कर दीजिए। कैलकुलेटर में आप बंद कर देंगे, अपने आप आपका प्रॉफिट 1 करोड़ से बढ़ जाएगा। क्यों? क्योंकि अभी पेन और कैलकुलेटर दोनों बनाते थे, पेन में 5 करोड़ का प्रॉफिट था, कैलकुलेटर में 1 करोड़ का लॉस था, तो टोटल आपका केवल 4 करोड़ का प्रॉफिट होता था। ओवरऑल 5 करोड़ का प्रॉफिट, 1 करोड़ का लॉस, 4 करोड़ का प्रॉफिट होता था। कैलकुलेटर बनाना बंद कर दोगे, 1 करोड़ का लॉस खत्म हो जाएगा, 5 करोड़ का प्रॉफिट होगा। ये बात आप कैसे पता लगा सकते हैं? मार्जिनल कॉस्टिंग की हेल्प से। तो पढ़िए, क्लोजर ऑफ ए डिपार्टमेंट और डिसकंटिन्यूएशन ऑफ ए प्रोडक्ट, एज डिस्कस्ड अर्लियर, मार्जिनल कॉस्टिंग आपको हेल्प करती है कि आप प्रॉफिटेबिलिटी निकाल सकते हैं हर एक प्रोडक्ट की, हर एक डिपार्टमेंट की। ये हेल्प करता है कि आप डिसाइड कर पाए कौन सा प्रोडक्ट या डिपार्टमेंट आपको कम कंट्रीब्यूशन दे रहा है। लीस्ट कंट्रीब्यूशन शुड बी डिस्कार्डेड, उसको बंद कर दीजिए बनाना। इफ मैनेजमेंट हैज टू चूज सम प्रोडक्ट फॉर प्रोडक्शन, अगर कुछ प्रोडक्ट चुनने हैं तो कौन से प्रोडक्ट चुनने चाहिए आपको? जो आपको ज्यादा कंट्रीब्यूशन दे वो चुने कि जो कम दे? जो ज्यादा। तो मैनेजमेंट शुड चूज दोस प्रोडक्ट विच गिव द हाईएस्ट कंट्रीब्यूशन। चले आगे, और क्या क्या एप्लीकेशन, ये सब याद नहीं करने हैं आपको, हेडिंग हेडिंग बस दिमाग में रख लीजिएगा, बाकी एक दो बार पढ़ लीजिएगा, ऐसे नहीं एक एक लाइन याद नहीं करनी आपको, लिखनी नहीं, एमसीक्यू पेपर है, हेडिंग हेडिंग याद कर लीजिएगा। उसके बाद है मेंटेनिंग अ डिजायर्ड लेवल ऑफ प्रॉफिट। क्या बता रहे हैं इसमें? अ कंपनी हैज टू कट प्राइसेस ऑफ इट्स प्रोडक्ट ड्यू टू गवर्नमेंट प्रेशर, कंपटीशन एक्सेट्रा। मार्केट में होता है आज की तारीख में, कॉम्पिटिटर कम दाम पे माल बेच रहा है, आपको भी हो सकता है अपना दाम कम करना पड़े। गवर्नमेंट हो सकता है आपके ऊपर कोई प्रेशर लगा रही हो कि ये चीज आप इससे ज्यादा की नहीं बेच सकते, मेडिसिन वगैरह कोई हो सकती है, कोई भी चीज हो सकती है। ड्यू टू दिस, इसकी वजह से कंट्रीब्यूशन पर यूनिट कम हो जाएगा। अगर आप सेलिंग प्राइस कम करेंगे तो कंट्रीब्यूशन भी आपका कम हो जाएगा। बट कंपनीज वांट टू मेंटेन अ मिनिमम लेवल ऑफ प्रॉफिट, कंपनियां एक मिनिमम लेवल प्रॉफिट का चाहती हैं कि कम से कम इतना तो कमा लें। इसके लिए करें क्या? आप सेलिंग प्राइस कम हो गया, कॉस्टिंग कहीं से कम हो नहीं रही, तो क्या करना चाहिए आप बताइए कि प्रॉफिट वही रहे या थोड़ा बढ़ जाए? किस पे कोशिश करें? देखो मैं आपको क्वेश्चन फिर से फ्रेम करता हूं। सेलिंग प्राइस हमको कॉम्पिटिटर की वजह से कम करना पड़ा,
हम वो माल बेचते थे 10 रुपए में, कॉम्पिटिटर 8 रुपए में बेचता था, इसलिए हमें भी 8 करना पड़ गया, हमारा बिक नहीं रहा था। मार्केट में वेरिएबल कॉस्ट और फिक्स कॉस्ट हिलने का नाम नहीं ले रही, मैं कमी नहीं कर पा रहा हूँ, फिक्स भी नहीं कम कर पा रहा हूँ, बिल्कुल ऑप्टिमम पे चल रहा हूँ, उससे नीचे नहीं जा सकता। अब मैं ऐसा क्या करूं कि कम से कम जितना पिछले साल मुनाफा कमाया था उतना तो हो जाए। सेल्स को पुश करिए ना, वॉल्यूम पुश करने की कोशिश करिए। आप पिछले साल आपने 20,000 यूनिट बेची थी, इस साल कोशिश करिए 25,000 30,000 यूनिट बेचने की, ज्यादा बेचेंगे प्रॉफिट कहीं ना कहीं अपने आप बढ़ेगा। वॉल्यूम बढ़ाइए, वही लिखा है, कह रहे हैं बट द कंपनीज वांट टू मेंटेन अ मिनिमम लेवल ऑफ प्रॉफिट, इसके लिए सेल्स को पुशअप करना पड़ेगा। और वॉल्यूम ऑफ सच सेल, कितनी वॉल्यूम होगी, कह रहे क्वांटिटी कितनी बेचनी पड़ेगी, वो भी मार्जिनल कॉस्टिंग टेक्निक से निकाल सकते हैं। आपको पता है इसका भी मैंने आपको फॉर्मूला पढ़ाया था, रिक्वायर्ड सेल इन यूनिट्स निकालने का। वॉल्यूम यही तो हुई, कैसे निकालते हैं, यूनिट्स कैसे निकालते हैं, सीपीयू से डिवाइड कर देते हैं, फिक्स कॉस्ट प्लस डिजायर्ड प्रॉफिट अपॉन सीपीयू। रुपीस में निकालना हो तो पीवी रेशियो। उसके बाद आता है ऑफरिंग कोटेशंस। ये क्या है ऑफरिंग कोटेशंस? देखिए समझिए, मैं आपको समझाता हूं। मान लो मैं अभी क्या करता हूं, ये पेन मार्केट से खरीदता हूं 6 रुपए का, और लोगों को बेचता हूं, कस्टमर्स को बेचता हूं 10 रुपए में। 6 रुपए का वेरिएबल कॉस्ट है खरीदने की, बेचने की 10 रुपए की सेलिंग प्राइस है, 4 रुपए का कंट्रीब्यूशन होता है। और 4 रुपए के कंट्रीब्यूशन में मैं करता क्या हूं, मैं 1 लाख यूनिट बेच देता हूं। मतलब आपको थोड़ा लिख के बताऊं, मेरी जो सेल्स आती है अभी, मैं 1 लाख पेन बेचता हूं, हर एक पेन 10 रुपए का बेचता हूं। खरीदता हूं पेन मैं, 1 लाख पेन खरीदना भी पड़ता है, और एक पेन मैं 4 रुपए का या 6 रुपए का चलो खरीद के लाता हूं। तो मेरा कंट्रीब्यूशन कितना होता है बेटा, 1 लाख इंटू 4 लिख सकता हूँ, टोटल अमाउंट भी लिख देते हैं, कोई दिक्कत नहीं। ऊपर ये 10 लाख हो गया, ये 6 लाख हो गया, और ये 4 लाख। इसके अलावा बेटा फिक्स कॉस्ट भी तो आती होगी। मैंने अपनी, मेरी शॉप है, पेन खरीद के बेचता हूँ, जो दुकान है उसको रेंट पे ले रखा है, लेबर वगैरह को सैलरी देता हूँ, तो मेरी 1 लाख रुपए की मान लेता हूँ मेरी टोटल फिक्स कॉस्ट आती है। तो मैं कितना कमाता हूँ, 3 लाख कमा लेता हूँ बस। दाल रोटी चल रही, और क्या चाहिए, पनीर कोई और खिला देता है। तो ये ऐसे जीवन चल रहा है और चलता जा रहा है, कोई दिक्कत नहीं, इतने मेरे कस्टमर्स हैं, बंधे हुए हैं। ऐसे में क्या हुआ, मेरे पास एक स्पेशल ऑर्डर आया, गवर्नमेंट के एक डिपार्टमेंट का मेरे पास ऑर्डर आया, जो मेरे को बिल्कुल उम्मीद नहीं थी। जो मेरा काम चल रहा है, इतना तो व्यापार मेरा हो ही रहा है, 1 लाख यूनिट तो मैं पेन की बेच ही देता हूँ, वो तो है ही, सब अगल बगल स्कूल्स हैं, सारे लोग ले जाते हैं मेरे से, तो उतना तो काम हो ही जाता है। ऐसे में क्या हुआ, गवर्नमेंट का डिपार्टमेंट का एक मेरे पास ऑर्डर आया, उन्होंने कहा सर हमें आपसे 50,000 पेन खरीदने हैं, बताइए कितने में पेन हमको दे देंगे। हमें आपसे 50,000 पेन खरीदने हैं, मतलब ये जो 1 लाख पेन में बेचता हूँ, ये तो बेचूंगा ही बेचूंगा, एक और मेरे को दिखाई दे रहा है कि भाई खुला पैसा कमाने का ऑफर है। अब अगर मैं गवर्नमेंट को कहूं कि भाई ठीक है हम आपको 50,000 पेन देंगे, हर एक पेन 10 रुपए का बेचेंगे, तो गवर्नमेंट मेरे से नहीं खरीदेगी, क्योंकि गवर्नमेंट ने सिर्फ मेरे से कोटेशन थोड़ी ना मांगी होगी, मेरे जैसे बहुत सारे लोगों से मांगी होगी। जिसकी कोटेशन कम होगी, सेम क्वालिटी के पेन की जिसकी कोटेशन कम होगी, गवर्नमेंट उससे खरीद लेगी। अब जरा समझना, मैंने थोड़ी सी चालाकी करी। हमने कहा गवर्नमेंट का ऑर्डर आया है, जितना कमा रहे वो तो कमाते ही हैं। हमने गवर्नमेंट को कह दिया कि हम आपको ये पेन 5 रुपए में सप्लाई कर देंगे, हर एक पेन 5 में दे देंगे। जितना भी बेच रहे थे ये तो कर ही रहे हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं। 50,000 पेन का और ऑर्डर है, गवर्नमेंट का ऑर्डर है, किसी मार्केट में किसी को पता नहीं चलेगा, कानो कान, तो हमारी और गवर्नमेंट की बात है। हमने कहा ठीक है हम 5 रुपीज पर पेन के हिसाब से आपको सप्लाई कर देंगे। बताओ मेरा मुनाफा होगा कि नुकसान होगा? नुकसान है कि फायदा है? इससे पता चलेगा आप बिजनेसमैन बन सकते हैं कि आपको जॉब करनी है। बताओ बेटा, ये जो जा रहा है, ये जो अभी तक हो रहा है, ये होता रहेगा। जो अगल बगल वाले लोग थे वो आएंगे, उनको 10 ही रुपए में बेचूंगा, है ना, उनको नहीं पता। गवर्नमेंट का एक स्पेशल ऑर्डर है, मैं कहता हूँ चलो यार 5 में दे देता हूँ, किसी तरीके से ऑर्डर मिल जाए। नुकसान है कि फायदा है? सोचो सोचो, नुकसान की फायदा? 5 रुपए में तो नुकसान दिख रहा है, फायदा कैसे है भाई? 6 रुपए की खरीद है, 5 में दूंगा तो नुकसान ही है ना। नुकसान है कि फायदा है? है क्या चीज?
सेल इंक्रीज होगी बचेगा। अरे सेल इंक्रीज होगी तो ये भी तो इंक्रीज हो जाएगी। अच्छा चलो आपको डेमो करके दिखाता हूँ, आपको हर चीज का डेमो दिखाता हूँ। देखो 10 लाख की सेल होगी, पहले ये तो थी, प्लस 50,000 इंटू 5 रुपए, 2.5 लाख रुपए की सेल और बढ़ जाएगी। वेरिएबल कॉस्ट बढ़ेगी कि नहीं बढ़ेगी? 50,000 पेन और खरीदने पड़ेंगे ना, 50,000 इंटू 6, 3 लाख रुपए की वेरिएबल कॉस्ट बढ़ जाएगी। 12.5 लाख रुपए, 10 लाख प्लस 2,50,000, 12.5 लाख रुपए ये हो जाएगा, 9 लाख ये हो जाएगा। 12.5 में 9 माइनस करिए, 3.5 लाख का कंट्रीब्यूशन होगा। फिक्स तो उतनी ही रहेगी 1 लाख की, 2.5 लाख कमाऊंगा। फायदा है कि नुकसान है? नुकसान है, अभी 3 कमा रहा था अच्छे खासे, ऐसा ऑर्डर ले लूंगा तो नुकसान है। नुकसान दिख रहा है ना आपको? पक्का भाई? अरे हिंदी सिर्फ हिंदी बातें करने की जरूरत ही नहीं थी मेरे को। पेन खरीद के जहां से लाता हूँ वो मेरे से 6 रुपए लेता है, मैं गवर्नमेंट को 5 में कैसे दे पाऊंगा? दे पाऊंगा नहीं। मैंने एक काम किया, मैंने कहा यार इतना ऐसे ऐसे काम थोड़ा ना करना, हमने एक काम करते हैं, 7 रुपए की कोटेशन भर देते हैं, 7 रुपए में मैं गवर्नमेंट को पेन सप्लाई करूंगा। अब बताओ, पब्लिक को देता हूँ 5 रुपए में, 6 रुपए, 10 रुपए में, सॉरी, पब्लिक को देता हूँ 10 रुपए में, और गवर्नमेंट से मैं कह रहा हूँ मैं आपको 7 रुपीज में दे दूंगा। फायदा है कि नुकसान है? फायदा है, 6 में खरीद के लाऊंगा, 7 में दे दूंगा, 1 रुपए का फायदा। 50,000 पेन बोलेंगे, 50,000 का फायदा, अभी 3 लाख कमाता था, अब 50,000 और कमा लूंगा, 3.5 लाख का प्रॉफिट हो जाएगा मेरा। 50,000 बच जाएगा ना? कैसे बचेगा 50,000? 1 रुपए बचा, 50,000 पेन पे 50,000 रुपए बचे। फिक्स कॉस्ट नहीं ली मैंने, फिक्स कॉस्ट वो थोड़ी ना चेंज हो रही है, दुकान का रेंट तो उतना ही जा रहा है। चेक करना हो डेमो तो ले सकते हैं, डेमो देखो। 50,000 पेन इंटू कितने का बेच रहे हैं? 7 का। 50,000 इंटू 7 कितना होता है? कितना होता है बेटा? 3,50,000, यानी 13.5 लाख रुपए ये हो गया। 50,000 इंटू 6 रुपए का खरीदूंगा, 3 लाख का खरीदना पड़ेगा, तो 9 लाख ये हो गया। माइनस करो तो कंट्रीब्यूशन ऐसे में आएगा, माइनस करो जल्दी से, 4.5 लाख का, 4.5 लाख का कंट्रीब्यूशन आएगा, फिक्स कॉस्ट तो 1 ही लाख रहेगी ना, 3.5 लाख का प्रॉफिट हो गया। इस पूरी कहानी से मैं आपको ये समझाना चाह रहा हूँ कि कई बार आपके साथ, जो भी बिजनेसमैन होता है उसके साथ ऐसा होता है कि कोई स्पेशल ऑफर कहीं से मिल रहा होता है, गवर्नमेंट का कोई हो सकता है या कोई जानने वाले वाला हो सकता है आपको उसको मार्केट दाम से कम पे माल बेचना पड़े। तो कोई भी कोटेशन अगर आप उसको कोट करते हैं वेरिएबल कॉस्ट से ऊपर, कोई भी कोटेशन अगर आप उसको वेरिएबल कॉस्ट से ऊपर कोट करते हैं तो आपका फायदा ही है, नुकसान नहीं है, क्योंकि फिक्स कॉस्ट तो आप रिकवर कर ही रहे थे ना लोगों से। फिक्स कॉस्ट थोड़ी ना बढ़ गई, उस ऑर्डर आने से फिक्स कॉस्ट मेरी चेंज नहीं हुई, फिक्स कॉस्ट तो पहले भी 1 लाख थी, आज भी 1 ही लाख रहेगी। तो फिक्स कॉस्ट तो हम बाकी जो आसपास के स्कूल के बच्चे खरीदने आते हैं पेन, उनसे रिकवरी कर रहे थे। गवर्नमेंट की तरफ से ऑर्डर आया, हमें पता है हम पीछे से पेन 6 रुपए का खरीद के लाते हैं, हम 7 रुपए की कोटेशन दे रहे हैं, 6.5 की दे रहे हैं, कुछ भी 6 से ज्यादा कुछ भी देंगे हमारा फायदा बढ़ेगा ही, कम नहीं होगा। यही यहाँ पे आपको सिखाया जा रहा है कि ऑफरिंग कोटेशन कह रहा है वन ऑफ द बेस्ट वेज फॉर सेल्स प्रमोशन। एक बेस्ट तरीका सेल को बढ़ाने का ये होता है कि आप कोटेशन ऑफर करें लो रेट पे। बट लो रेट का मतलब ये नहीं कि नुकसान कर बैठे। द कंपनी कैन कोट, अंडरलाइन कर लीजिएगा, द कंपनी कैन कोट एनी अमाउंट अबव मार्जिनल कॉस्ट। मार्जिनल कॉस्ट से, वेरिएबल कॉस्ट से कुछ भी आप थोड़ा बढ़ा करके कोट कर दीजिए। क्यों? क्योंकि इससे आपको एडिशनल मार्जिनल कंट्रीब्यूशन मिलेगा और प्रॉफिट होगा। बट ये किसके लिए बता रहे हैं? इन जनरल नहीं बता रहे कि आपने यही करना शुरू कर दिया, सभी से कह रहे हैं कि ठीक है हम पेन आपको 6.5 में दे देंगे, 7 में दे देंगे। किसके लिए? स्पेशल सर्कमस्टांसेस में, स्पेशल कस्टमर्स, गवर्नमेंट कोटेशन कहीं पे इस तरीके की जगह पे। क्लियर? अगला, प्रॉब्लम ऑफ की फैक्टर, इसको इंपॉर्टेंट मार्क करिए। मेरा एक फ्रेंड है, उसका होटल का बिजनेस है, बढ़िया पैसा कमाता है, अच्छी गाड़ियों से, ऑडी ऑडी से घूमता है, बताता भी रहता है अच्छा पैसा है। मेरा भी मन किया कि मैं भी होटल का बिजनेस कर लूं, लेकिन नहीं कर पाया, नहीं किया मैंने। क्यों नहीं किया होगा? बोलो बोलो, जो दिल में है वो बोलो। मेरे पास पैसा नहीं लगाने के लिए।
उसने होटल बनाया है करोड़ों रुपए का, मेरे पास पैसा नहीं है, पैसा होता तो हम बना लेते, हम भी कमा लेते। ऐसे बहुत सारे व्यापार मेरे को पता है जो मैं कर सकता हूं लेकिन नहीं कर पा रहा, कैपिटल नहीं है। आपको भी पता होंगे, नहीं पता होंगे, बहुत सारे पता होंगे, आप क्यों नहीं कर रहे? घर वाले कह रहे पढ़ा रहे यही बहुत नहीं है। यानी इस दुनिया में हर किसी के साथ कोई ना कोई कमी है, कोई ना कोई लिमिटिंग फैक्टर है। कौन सा फैक्टर है? लिमिटिंग फैक्टर है। इंडस्ट्री में भी लिमिटिंग फैक्टर होता है। लिमिटिंग फैक्टर का मतलब यह होता है कि किसी तरीके की कोई कमी। फॉर एग्जाम्पल, मान लो मैं ये कैलकुलेटर बना के बेचता हूं, इसमें बड़ा मुनाफा होता है, बहुत मुनाफा होता है, लेकिन इसका रॉ मटेरियल बहुत कम अवेलेबल है मार्केट में। ये जिस रॉ मटेरियल में इसके अंदर जो चिप लगती है उसका बड़ा लिमिटेड स्टॉक है, मार्केट में जल्दी मिलता नहीं। तो एक लिमिटिंग फैक्टर है, जितना रॉ मटेरियल मिलेगा उतना ही तो कैलकुलेटर बना पाएंगे। कभी भी कभी भी अगर आपको कोई भी ऐसे प्रोडक्ट दिए हुए हैं जिसमें लिमिटिंग फैक्टर, मान लो आपसे कह रहे हैं कि हमारे पास टाइम की कमी है, इतने टाइम में हम ये पेन बनाएं कि ये कैलकुलेटर बनाएं, आप बताओ। कोई एक चीज बनानी, टाइम की कमी, लेबर नहीं अवेलेबल है मार्केट में, लेबर कम अवेलेबल है, लेबर कह रही मेरी शादी है, हम केवल आपको 100 घंटे दे सकते हैं, 100 घंटे में या तो पेन बनवा लीजिए या कैलकुलेटर बनवा लीजिए। क्या प्रोडक्ट बनवाएंगे आप? जाहिर सी बात है जिसका फायदा ज्यादा होगा। ऐसा ही कुछ यहाँ पे पढ़ने जा रहे हैं, लेकिन ध्यान से पढ़िएगा, इस पे प्रैक्टिकल क्वेश्चन आ सकता है, थ्योरेटिकल भी आ सकता है। पहले तो मैं आपको की फैक्टर का मतलब पढ़ा रहा हूं, ये ब्रैकेट पढ़िए, फिर ऊपर पढ़ेंगे। की फैक्टर या जिसको लिमिटिंग फैक्टर बोलते हैं, मतलब एक ही नाम है, की फैक्टर भी आप इसको बोल सकते हैं या लिमिटिंग फैक्टर भी बोलते हैं। ये आपकी एक्टिविटीज पे लिमिट लगाता है। की फैक्टर और लिमिटिंग फैक्टर इज अ फैक्टर, ये वो फैक्टर है विच एट पर्टिकुलर टाइम और ओवर अ पीरियड लिमिट करता है आपकी एक्टिविटीज ऑफ एन अंडरटेकिंग। यानी आपकी एक्टिविटीज को लिमिट करता है कोई ऐसा फैक्टर, जो लिमिट करता है वो कहलाता है लिमिटिंग फैक्टर या की फैक्टर। वो कुछ भी हो सकता है, जैसे इट मे बी द लेवल ऑफ डिमांड, हो सकता है जो प्रोडक्ट हम बना के बेचते हैं उसकी डिमांड ज्यादा नहीं है, वो एक लिमिटिंग फैक्टर है। और इट मे बी शॉर्टेज ऑफ वन और मोर ऑफ द प्रोडक्टिव रिसोर्सेज, हो सकता है शॉर्टेज हो रिसोर्सेज की, फॉर एग्जांपल लेबर आर की कमी हो मार्केट के अंदर, रॉ मटेरियल अवेलेबिलिटी की कमी हो, प्लांट की कैपेसिटी की कमी हो, हमारे पास मशीन लगी हुई है, वो मशीन पूरे दिन में 5,000 पेन ही बना पाती है, तो हम 5,000 से ज्यादा थोड़ी ना बना पाएंगे, तो मशीनें और लगाएं। तो कोई भी ऐसा फैक्टर जो आपकी एक्टिविटीज पे लिमिट लगाता है वो है लिमिटिंग फैक्टर। जैसे आपके लिए बोले, स्टूडेंट्स के बोले, तो आपको पता है आपके पास दिन के 24 घंटे ही है, ये एक लिमिटिंग फैक्टर ही है ना। आपका पढ़ने का बहुत मन करता है कि काश भगवान ने एक दिन में 100 घंटे दिए होते, ठीक है। तो लिमिटिंग फैक्टर जो किसी चीज में लिमिट लगाता है। पहले क्वेश्चन करेंगे, बाद में थ्योरी में जाएंगे। एग्जाम्पल है हमारे सामने, आप कुछ नहीं करेंगे, आप सिर्फ मेरे को सुनेंगे, जितना मैं पूछूंगा बस उतना बताते जाना, ठीक है। सॉल्यूशन मत पढ़ना और जो दिमाग में आए वो बोलना। पढ़िए। यू आर गिवन फॉलोइंग इंफॉर्मेशन रिस्पेक्ट ऑफ प्रोडक्ट एक्स एंड वाई ऑफ बी सी कंपनी लिमिटेड, ठीक है। दो प्रोडक्ट बनाती है ये कंपनी, एक प्रोडक्ट एक्स बनाती है और एक वाई बनाती है। क्या डेटा है? सेलिंग प्राइस एक्स जो है वो 42 रुपीज का बिकता है पर यूनिट, वाई 33 रुपीज का बिकता है। डायरेक्ट मटेरियल एक्स बनाने में 15 रुपीज का मटेरियल लगता है, वाई बनाने में भी 15 रुपीज का मटेरियल लगता है। लेबर आर 50 पैसे पर आवर हम उसको देते हैं लेबर को, और प्रोडक्ट एक्स बनाने में 18 आवर्स लगते हैं लेबर को, यानी एक प्रोडक्ट एक्स बनाने के लिए 18 घंटे लगते हैं और हर घंटे के लिए 50 पैसे देते हैं। यानी कितने रुपए दिएंगे एक प्रोडक्ट के लिए? 18 इंटू 0.5 करना जरा, 50 पैसे देते हैं एक घंटे के लिए, और प्रोडक्ट एक्स में वो 18 घंटे लगाता है, 9 रुपए देते होंगे ना 18 इंटू 0.5, यानी 9 रुपए, यहां पे लिख दे रहा हूं, आप मत लिखिएगा भी कुछ भी। 9 रुपए की लेबर लगती है प्रोडक्ट एक्स में। वाई में आइए, वाई में 9 घंटे लगते हैं प्रोडक्ट वाई बनाने को, एक प्रोडक्ट वाई बनाने के लिए लेबर को 9 घंटे लगते हैं, हर एक घंटे का 50 पैसे के हिसाब से हम लेबर को देते हैं, यानी कितने रुपए देते होंगे? 4.5, 4.5 रुपए की, यानी एक तरीके से यहां पे लेबर लगती है। वेरिएबल ओवरहेड, कह रहे हैं वेरिएबल ओवरहेड में कितने हैं? कह रहे 50% ऑफ डायरेक्ट वेजेस, जो ऊपर वेजेस हैं उसके 50% वेरिएबल ओवरहेड होते हैं। वेरिएबल ओवरहेड मतलब चाय नाश्ता पानी समोसा खिला दिया लेबर्स को,
कह रहे हैं उसके 50%, यानी अगर 9 रुपए की लेबर लगती है, 9 रुपए की लेबर लगती है एक्स में, तो उसका वेरिएबल ओवरहेड 4.5 होगा। बिल्कुल से मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ अपने लिए, 4.5 रुपए का वेरिएबल ओवरहेड यहाँ लगता है। वाई में बताना 4.5 रुपए की लेबर का 50% कितना होगा, 2.25 का वेरिएबल ओवरहेड यहाँ लगता है। अच्छा, इसके अलावा अब जरा ये बताइएगा, प्रोडक्ट एक्स की बात करते हैं। प्रोडक्ट एक्स में वेरिएबल कॉस्ट में एक मटेरियल है 15 रुपए का, कैलकुलेटर में लिखा 15, कैलकुलेटर में लिखो 15 प्लस लेबर है 9 रुपए की, प्लस वेरिएबल ओवरहेड है 4.5 रुपए का। ये तीनों वेरिएबल कॉस्ट है, तीनों को जरा जोड़ो, 28.5 एक फिगर आ रही है 28.5। ऐसे ही वाई की बात करते हैं। वाई में हमारे पास जो टोटल वेरिएबल कॉस्ट है वो एक 15 रुपए की मटेरियल की है, प्लस 4.5 रुपए लेबर, प्लस 2.25 हमारा है वेरिएबल ओवरहेड, 21.75। ये समझ गए। अच्छा, वेरिएबल कॉस्ट है आ गई, और ऊपर पहली लाइन में सेलिंग प्राइस लिखी थी प्रोडक्ट एक्स की 42 और इधर वाई की 33। ठीक है, हम एक्स की बात करते हैं। एक्स की वेरिएबल कॉस्ट है 28.5। जरा कंट्रीब्यूशन पर यूनिट निकाल के बताओ, 42 रुपीज का सेलिंग प्राइस माइनस 28.5, सीपीयू कितना आएगा एक्स का, 13.5 रुपए का कंट्रीब्यूशन है पर यूनिट। अगर हम प्रोडक्ट एक्स को बेचते हैं तो 13.5 रुपए का कंट्रीब्यूशन मेरे को दिखाई दे रहा है। वाई का निकालो, कितना आएगा, 11.25। ठीक है, अब मेरी तरफ देखो, कौन सा प्रोडक्ट ज्यादा कंट्रीब्यूशन दे रहा है, एक्स। कितने रुपए एक एक्स बना के बेचते हैं तो कमा पाते हैं, 13.5 रुपए का कंट्रीब्यूशन, और अगर एक वाई बना के बेचते हैं तो 11.25 का। अब क्वेश्चन की आखिरी लाइन पढ़ते हैं। क्वेश्चन पूछ रहा है, शो विच प्रोडक्ट इज मोर प्रॉफिटेबल ड्यूरिंग लेबर शॉर्टेज। कह रहा अगर मान लो थोड़ी देर के लिए मार्केट में लेबर की कमी है, मार्केट में लेबर इजीली अवेलेबल नहीं है, ऐसे में कौन सा प्रोडक्ट आप बनवाएंगे, कौन सा प्रोडक्ट ज्यादा प्रॉफिटेबल है, कौन सा बनवाएंगे। जाहिर सी बात है एक्स में कंट्रीब्यूशन ज्यादा है, वाई का कंट्रीब्यूशन कम है, लेकिन एक बार चेक कर लेते हैं बहुत ध्यान से। सिर्फ आप देखेंगे, कुछ नोट करने की आपको जरूरत नहीं, मैं सिर्फ आपको चेक करा रहा हूं। मैं एज्यूम कर लेता हूं, लेट कर लेता हूं कि टोटल लेबर आवर्स, आपको नहीं लिखने की जरूरत है, परेशान ना होइए, सिर्फ देख लीजिए। कभी कभी आप मेरे को भी मेहनत करने दीजिए, आप कब तक करेंगे। लेट टोटल लेबर आवर्स अवेलेबल बी 18 आवर्स। ऐसे मैंने मान लिया कि मान लो वर्कर कह रहा है कि 18 घंटे बाद मेरी शादी है, 18 घंटे मेरे पास हैं, या तो प्रोडक्ट एक्स बनवा लो या वाई बनवा लो। ठीक है, अगर हम उससे प्रोडक्ट एक्स बनवाते हैं तो क्या होगा, एक्स बनवाने में सेलिंग प्राइस, सेल्स यानी सेल्स, सेल्स कितनी है, एक यूनिट की सेल कितनी दी थी एक्स की बेटा मैंने, 42 रुपीज, और 18 घंटे में प्रोडक्ट एक्स बनेगा कितना, 18 घंटे में एक्स बनाने को, देखो एक्स एक बनाता कब है, वो एक बनाने में उसको 18 घंटे लगते हैं, वाई एक बनाने में 9 घंटे लगते हैं। तो 18 घंटे अगर हमने उससे एक्स बनवाया तो कितने एक्स बनाएगा वो, एक ही बना पाएगा, एक प्रोडक्ट एक्स बनाएगा। यानी सेल होगी मेरी 42 इंटू 1 यूनिट, दैट इज 42 रुपीज की। वेरिएबल कॉस्ट आपने निकाली थी एक्स की, तीनों टोटल क्या किया था, 28.5 इंटू एक यानी 28.5, कॉन्ट्रीब्यूशन आएगा कितना आएगा, माइनस करके दो, 13.13 रुपए। ठीक, अगर मैं उससे वाई बनवा लूं, वो तो कह रहा है आप जो बनवाना चाहें वो बना देंगे, बस 18 घंटे हमारे पास है। अगर मैं वाई बनवाऊं तो सेल्स, एक यूनिट का सेलिंग प्राइस है 33, और कितने वाई बन के तैयार होंगे, एक वाई बनाने के लिए उसको 9 घंटे लगते हैं, 18 घंटे उसके पास हैं, 18 घंटे में कितने वाई बनाएगा, 2, यानी 66 की सेल हो जाएगी। वेरिएबल कॉस्ट एक यूनिट की कितनी थी बेटा, 21.75
इंटू 2 करना जल्दी से, 43.5 माइनस कर दो जरा, 22.5 का कंट्रीब्यूशन आएगा। यानी अगर हम उससे x बनवाएं तो 13.5 रुपए हम कमा पाएंगे, और अगर हम उससे y बनवा लें तो हम 22.5 रुपए कमा पाएंगे। अब बताओ हमें क्या करना चाहिए? y बनवाना चाहिए। क्यों भाई? कंट्रीब्यूशन पर यूनिट तो x का ज्यादा आ रहा था, x का कंट्रीब्यूशन पर यूनिट आ रहा था 13.5 रुपए का, ये जो येलो से हाईलाइट कर रखा है, और y का आ रहा था कम 11.25 का। तो ऐसा क्यों हुआ कि लेबर शॉर्टेज में हम उससे y बनवाने निकल जाएं? क्योंकि सुनिए, अगर किसी भी चीज की कोई भी लिमिटेशन फैक्टर इस क्वेश्चन में ना दी होती, मान लो कोई लिमिटेशन नहीं दी है, लेबर की कमी नहीं, कुछ नहीं कमी, तब आपसे पूछे कि कौन सा बनवाए, वो कह रहा सभी कुछ अनलिमिटेड है हमारे पास, ऐसे में कौन सा बनवाएंगे? एक्स। क्यों एक्स? क्योंकि उसमें कंट्रीब्यूशन ज्यादा है। ऐसे में दोनों बनवाओ ना, जब किसी चीज की कोई कमी नहीं तो दोनों बना के बेचो। 11 रुपए 25 पैसे काटते हैं क्या आपको? ठीक है, चलो। लेकिन जब किसी चीज की कोई कमी होती है, जब किसी चीज की कोई भी कमी होती है, तो डिसीजन कभी भी सीपीयू के बेसिस पे नहीं लिया जाता, कंट्रीब्यूशन पर यूनिट के बेसिस पे डिसीजन नहीं लिया जाता। कंट्रीब्यूशन पर यूनिट के बेसिस पे अगर आपने डिसीजन लिया, जहां पे लिमिटिंग फैक्टर था क्वेश्चन पे, और आपने सीपीयू के बेसिस पे डिसीजन दिया, वो डिसीजन गलत हो सकता है। यहां पे अगर हम सीपीयू के बेसिस पे करते तो हमें देखने में लग रहा था एक्स बनाओ। ऐसे में क्या करते हैं हम लोग? ऐसे में हम जो डिसीजन लेते हैं वो कंट्रीब्यूशन पर यूनिट पर लिमिटिंग फैक्टर देखते हैं। क्या देखते हैं सर? कंट्रीब्यूशन पर यूनिट पर लिमिटिंग फैक्टर। जैसे प्रोडक्ट एक्स का कंट्रीब्यूशन पर यूनिट है 13.5 रुपए, लेकिन 13.5 रुपए तब कमाएंगे जब लेबर के कीमती 18 घंटे हम उसमें यूज करेंगे। यानी लेबर हमें 1 घंटे के लिए कंट्रीब्यूशन पर लेबर आवर बोल लीजिए, या कंट्रीब्यूशन पर यूनिट पर लेबर आवर भी इसको बोल सकते हैं, वो हमको 1 घंटे में लेबर प्रोडक्ट एक्स से 0.75 भी कमा के दे पाएगा। वहीं पे अगर y की बात करें तो y का एक यूनिट का कंट्रीब्यूशन था 11.25, बनाने में लगते हैं 9 घंटे, 11.25 डिवाइड बाई 9 घंटे, यानी हर 1 घंटे में 1.25 का हमारा मार्जिन है। इन शॉर्ट आपको समझ में नहीं आया होगा, है ना? सुनो मेरी बात को, जब भी क्वेश्चन में लिमिटिंग फैक्टर हो, अभी मैं एक बार और समझाऊंगा, पहले सुन लो। जब भी क्वेश्चन में लिमिटिंग फैक्टर हो तो डिसीजन कभी भी सीपीयू पे नहीं होता, डिसीजन हमेशा होता है, डिसीजन हमेशा होता है सीपीयू पर लिमिटिंग फैक्टर, या की फैक्टर भी इसको बोल सकते हैं। पर लिमिटिंग फैक्टर आपका लेबर भी हो सकती है, मटेरियल भी हो सकता है, डिमांड भी हो सकती है, कुछ भी हो सकता है। जैसे इस क्वेश्चन में लेबर था तो हाँ, डिसीजन जो होगा वो कंट्रीब्यूशन पर यूनिट पर लेबर आर होगा। कंट्रीब्यूशन पर यूनिट पर लेबर आर जिसका ज्यादा आ जाएगा वो प्रोडक्ट बनवाएंगे। अगर मटेरियल लिमिटिंग फैक्टर होता, अगर मटेरियल लिमिटिंग फैक्टर होता तो मैं करता कंट्रीब्यूशन पर यूनिट पर मटेरियल केजी, जितने किलो लगेगा मटेरियल, मान लो एक बनाने में 2 किलो लगेगा तो उसको 2 किलो से डिवाइड करते, दूसरा बनाने में 3 किलो लगेगा तो उसको 3 किलो से डिवाइड करते। कोई लिमिटिंग फैक्टर अगर नहीं है तो डिसीजन होगा सीपीयू पे। कोई लिमिटिंग फैक्टर नहीं है और कह रहा है एक चुन के बताना है, एक ही चुनना है, एक्स और वाई में एक ही चुनना है, दोनों नहीं बनवाएंगे, एक ही बनवाएंगे। लिमिटिंग फैक्टर नहीं तो हम कहेंगे एक्स बनवा लो, एक्स में 13.5 रुपए मिल रहा है। लिमिटिंग फैक्टर है तो सीपीयू नहीं चुनेंगे, सीपीयू के बाद, सीपीयू तक तो निकालेंगे उसको, उसके बाद डिवाइड करेंगे फिर से एक बार लिमिटिंग फैक्टर से, जितना लिमिटिंग फैक्टर दिया होगा बस उससे डिवाइड करते ही हमारा आंसर आ जाएगा। एग्जाम में आपसे क्या पूछ सकता है वो सुन लीजिए। चांसेस रहते हैं कि इसकी थ्योरी पूछ ले, तो इसमें आपसे ये पूछ सकता है कि जब भी डिसीजन होता है लिमिटिंग फैक्टर का, तो लिमिटिंग फैक्टर में किस चीज पे आप डिसीजन करते हैं, तो आप कहेंगे कि हम उस प्रोडक्ट को अडॉप्ट करेंगे जो हाईएस्ट कंट्रीब्यूशन पर यूनिट ऑफ लिमिटिंग फैक्टर और पर यूनिट ऑफ की फैक्टर दे रहा हो। अब थ्योरी पढ़ेंगे, फिर दोबारा एक बार क्वेश्चन को मैं एक बार और दिखाऊंगा, पढ़िएगा। प्रॉब्लम ऑफ की फैक्टर, द प्रोडक्ट गिविंग ग्रेटेस्ट कंट्रीब्यूशन
जो ग्रेटेस्ट कंट्रीब्यूशन, आमतौर पे तो यही चलता है कि जो ग्रेटेस्ट कंट्रीब्यूशन दे वो सबसे ज्यादा प्रॉफिटेबल होता है और वो मेरे प्रॉफिट को मैक्सिमाइज कर सकता है। रिसोर्सेस मेरे को सारे उसी की तरफ लगा देने चाहिए, पूरी कोशिश करनी चाहिए। आम लेमैन में तो हम लोग यही समझते हैं, हमने भी देखा ऐसे ही, जब एक्स बना, आपने अभी आपके सामने देखा ना कि जब एक्स बना रहे हैं तो एक्स में 13.5 का कंट्रीब्यूशन, तो लग रहा है कि एक्स बनाना चाहिए। तो पहली लाइन तो लिखी कि जहां लिमिटिंग फैक्टर ना हो, अभी मैंने लिमिटिंग फैक्टर का जिक्र नहीं किया, फिर से पढ़िए। द प्रोडक्ट गिविंग द ग्रेटेस्ट कंट्रीब्यूशन shall be the most profitable so as to maximize profit and resources should be allocated towards that product। लेकिन अब ध्यान से पढ़ना, बट दिस इज नॉट पॉसिबल समटाइम्स ड्यू टू की फैक्टर्स और लिमिटिंग फैक्टर। कई बार ये पॉसिबल नहीं होता, रीजन बीइंग की फैक्टर्स या लिमिटिंग फैक्टर। दीज फैक्टर्स पुट अ लिमिट ऑन द नंबर ऑफ यूनिट्स टू बी प्रोड्यूस। ये फैक्टर्स लिमिट लगा देते हैं, किस चीज में बेटा लिमिट लगा देते हैं? नंबर ऑफ यूनिट्स जो आप प्रोड्यूस कर सकते हैं। फॉर दिस पर्पस कंट्रीब्यूशन पर यूनिट ऑफ की फैक्टर शुड बी कंसीडर, अंडरलाइन कर लेना। क्या कंसीडर करें? कह रहे हैं इस चीज के लिए कंट्रीब्यूशन पर यूनिट ऑफ की फैक्टर कंसीडर किया जाता है। केवल कंट्रीब्यूशन पर यूनिट कंसीडर नहीं करते, कंट्रीब्यूशन पर यूनिट ऑफ की फैक्टर शुड बी कंसीडर एंड दैट कोर्स ऑफ एक्शन शुड बी अडॉप्टेड। वो चुनिएगा जिसका हाईएस्ट कंट्रीब्यूशन पर यूनिट ऑफ की फैक्टर हो, यानी दोनों प्रोडक्ट का कंट्रीब्यूशन पर यूनिट ऑफ की फैक्टर निकाल के जो ज्यादा हो वो प्रोडक्ट चुन लेंगे। की फैक्टर और लिमिटिंग फैक्टर is a factor which at a particular time over a period limits the activities of an undertaking। It may be level of demand, it may be shortage of the productive resources, labor hour की shortage हो सकती है, raw material की, plant की capacity, किसी भी चीज की। अब क्वेश्चन मैं एक बार फिर से पढ़ रहा हूँ। You are given the following information respect of product X and Y। प्रोडक्ट X और Y का सेलिंग प्राइस है, मटेरियल है, लेबर आवर्स है, वेरिएबल ओवरहेड है, और बताना था कौन सा प्रोडक्ट ज्यादा प्रॉफिटेबल है ड्यूरिंग लेबर शॉर्टेज। तो सबसे पहले तो जैसे आपको करना आता है वैसे ही किया मैंने, कोई नई चीज पहले नहीं करी। मैंने सेलिंग प्राइस पर यूनिट लिख लिया, दोनों का 42 और 33 आ रहा है, दिख रहा है ना आप सभी को? डायरेक्ट मटेरियल 15 रुपए, लेबर आवर्स मेरे को दिए हुए थे 18 आवर्स और उसके 9 आवर्स दिए थे। लेबर कॉस्ट पर आवर के लिए मैंने मल्टीप्लाई कर दिया 50 पैसे से, तो 9 रुपीज में 4.5 रुपए उसमें। वेरिएबल ओवरहेड 50% दिए थे तो 4.5 और 2.25, वेरिएबल कॉस्ट 28.5, 21.75 आ गई। ये आपने ऑलरेडी निकाल ली थी, कुछ नया नहीं है यहाँ तक। कंट्रीब्यूशन पर यूनिट भी आपने निकाल लिया था। अब पढ़िए आगे, यहां से नया था, सिंस लेबर इज इन शॉर्टेज। इस क्वेश्चन में क्या शॉर्टेज में है बेटा? लेबर शॉर्टेज में है। सो इट विल बी ट्रीटेड एज की फैक्टर, हम लेबर को की फैक्टर मान करके चलेंगे। एंड द प्रोडक्ट जो जनरेट कर रहा होगा हाईएस्ट कंट्रीब्यूशन पर आर, पर आर मतलब पर लिमिटिंग फैक्टर, यहां पे लिमिटिंग फैक्टर क्या है? लेबर, तो कंट्रीब्यूशन पर आर हो गया। मटेरियल होता तो कंट्रीब्यूशन पर केजी हो जाता। तो जनरेट कर रहा होगा जो पर आर, उसको प्रेफर करेंगे। कंट्रीब्यूशन पर लेबर आर आपका प्रोडक्ट एक्स का कैसे निकलेगा? 13.5 रुपए का कंट्रीब्यूशन पर यूनिट दिया हुआ था, दिया क्या था हम लोग निकाला था, डिवाइड बाई 18 आवर्स। एक प्रोडक्ट बनाने के लिए 18 घंटे लगते हैं, तो 0.75 कंट्रीब्यूशन पर लेबर आर आया प्रोडक्ट एक्स का। या इसको आप ऐसे भी बोल सकते हैं कि ये 0.75 कंट्रीब्यूशन पर यूनिट पर लेबर आर आया आपका प्रोडक्ट एक्स का कंट्रीब्यूशन पर यूनिट पर लेबर आर। पर लेबर आर मींस पर लिमिटिंग फैक्टर, यहाँ पे लिमिटिंग फैक्टर लेबर था। दूसरा सेम तरीके से किया कि कंट्रीब्यूशन हम लोग ने 11.25 निकाला था, डिवाइड करा, 9 घंटे बनाने में लगते हैं तो 1.25 आया। बस अब कुछ नहीं करते, इन दोनों चीजों को कंपेयर कर ले, 0.75 और 1.25 को, और जो ज्यादा दिखे वो वाला प्रोडक्ट बनाने में पूरी लेबर लगा दें। 1.25 ज्यादा दिख रहा है, सिंस कंट्रीब्यूशन पर लेबर आर ऑफ प्रोडक्ट वाई इज हायर, सो प्रोडक्ट वाई आपका ज्यादा प्रॉफिटेबल है। समझ गए? पक्का? कोई डाउट? आगे चलें? चलें आगे? अच्छा आगे चलो, अगली क्लास में चलेंगे। एक चीज बताना, आप बता सकते हो तो। सेम क्वेश्चन है हमारे सामने, मान लो अगर हम लेबर से, हमारे पास अगर लेबर मान लेते हैं, आपके लिए ले लेते हैं
मान लो अगर हमारे पास लेबर 90 आवर्स अवेलेबल है, कितने घंटे अवेलेबल है? 90 आवर्स। अब जो मैं पूछ रहा हूं वो बताना, बस मैं कुछ और पूछ रहा हूं। 90 आवर्स अवेलेबल है और मैंने सोचा कि नहीं मैं एक्स ही बनवाऊंगा, प्रोडक्ट एक्स बनवाऊंगा। 90 घंटे अवेलेबल है, प्रोडक्ट एक्स बनवाऊंगा, तो कितने प्रोडक्ट एक्स बन के तैयार होंगे? 90 घंटे लेबर के हैं और मैं कह रहा हूं नहीं, लेबर से मैं सोच रहा हूं एक्स, वैसे बनवाना वाई चाहिए, क्वेश्चन खत्म हो गया, मैं आगे चल रहा हूं। ठीक है ना, बनवाना वाई चाहिए, लेकिन मैं थोड़ी देर के लिए अपने मन को आपको समझा रहा हूं कि चलो अगर एक्स बनवाएं तो कितने एक्स बन जाएंगे? 5 बन पाएंगे। कैसे 5? हर एक को बनाने में 18 घंटे लगाएगा लेबर, तो 90 घंटे में 90/18 5 बनाएगा। हर एक प्रोडक्ट एक्स, हर एक प्रोडक्ट एक्स का कंट्रीब्यूशन पर यूनिट कितना है? कंट्रीब्यूशन पर यूनिट कितना है प्रोडक्ट एक्स का? पर यूनिट 13.5, 13.5 रुपए। कंट्रीब्यूशन पर यूनिट कितना है? 13.5 रुपए। एक का कंट्रीब्यूशन 13.5 रुपए, तो 5 का कितना हुआ? 13.5 रुपए इंटू 5, 67.5। अगर एक्स बनवा रहे हैं तो 67.5 का कंट्रीब्यूशन। सेम तरीके से बताना, अगर 90 घंटे में अगर हम वाई बनवाएं तो कितने वाई बन जाएंगे? 10 वाई बन जाएंगे। हर एक वाई, हर एक वाई का कंट्रीब्यूशन 11.25, हर एक वाई का, प्रोडक्ट वाई कंट्रीब्यूशन पर यूनिट 11.25। 10 बन जाएंगे तो 11.25 इंटू 10 यानी 112.5। तो ऐसे भी आप अगर एग्जाम में भूल जाएं, मैं आपको ये सिखा रहा हूं, अगर आप एग्जाम में भूल जाएं कि सर ने पता नहीं क्या सिखाया था, हम नहीं निकाल पा रहे एग्जाम में कंट्रीब्यूशन पर लेबर आर और हमसे डिसीजन मांग रहा है, तो अपने मन से कोई आर्बिट्रेरी फिगर सोच लेना कि चलो मेरे पास 90 घंटे मान लो अगर अवेलेबल है, थोड़ा सा दिमाग लगा लेना। 90 घंटे अगर अवेलेबल है और अगर एक्स बनवाएंगे तो 5 बनेंगे, और 5 एक्स बनवाएंगे तो केवल 67.5 कमाएंगे। वाई बनवाएंगे तो 10 बन जाएंगे, 112.5 कमाएंगे, तो ज्यादा कमाई तो वाई में दिख रही, तो वाई बनवा ले। ठीक, वैसे आप भूलोगे नहीं, मेरी तरफ देखो, जब भी डिसीजन लिमिटिंग फैक्टर के बेसिस पे लेना होगा तो क्या निकालते हैं? कंट्रीब्यूशन पर यूनिट पर लिमिटिंग फैक्टर। लिमिटिंग फैक्टर का एक और नाम की फैक्टर। ठीक, बताइए मार्जिनल कॉस्टिंग खत्म हो गया क्या? नहीं, अभी एक और टॉपिक है कंपोजिट ब्रेक इवन पॉइंट, इसके बाद भी एक और टॉपिक बचेगा, अगले टर्न पे करने वाले हैं। ठीक है, चलिए, थैंक यू।